सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी का यूजीसी क्लासेस ड्यू में स्वागत है। अगर आप ड्यू के स्टूडेंट हैं और 8th सेमेस्टर में हैं, अगर आपने मेजर सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है, अडॉप्ट किया है, तो आपके पास डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया नाम का सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपके टोटल 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स में से हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं हम, जिसमें अपने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है आपने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट का। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देरी ना करते हुए। आपका यूनिट नंबर 1 डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें आपको 3 टॉपिक कवर अप करने थे। 3 टॉपिक जो थे आपको कवर करने थे इसमें: स्टेट एंड प्लानिंग, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, रिसेंट ट्रेंड एंड मॉनिटरी, फिजिकल एंड टैक्सेशन पॉलिसी इंक्लूडिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जिसमें से आपने फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने स्टेट एंड प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, कैसे स्टेट यानी कि कैसे राज्य ने देश का निर्माण किया, कैसे देश की व्यवस्था बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या क्या प्लानिंग की उस समय की सरकार ने, तो वो सब चीज़ें हमने स्टेट एंड प्लानिंग में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 का डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस का, जिसमें हमें पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद विकास की प्रक्रिया में हमें क्या पढ़ना है, सेकेंड टॉपिक पढ़ना है लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स की, क्या उस टाइम पर उदारीकरण रहा और आर्थिक सुधार कैसे हुए। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक फर्स्ट यूनिट का, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स यानी उदारीकरण और आर्थिक सुधार। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। सरकार ने उद्योग, बैंकिंग, परिवहन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा। 1991 तक क्या हुआ, तो भारत की अर्थव्यवस्था में लाइसेंस प्रणाली, आयात प्रतिबंध और सरकारी नियंत्रण अधिक था। 1991 में गंभीर आर्थिक संकट के कारण भारत ने नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नीप जिसे कहते हैं, अपनाई, जिसमें उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू किया गया। इन्हें ही आर्थिक सुधार का कहा जाने लगा, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाने लगा। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का अर्थ देखें तो अर्थव्यवस्था पर सरकार के अत्यधिक नियंत्रण को कम करना और व्यापार उद्योगों पर निवेश तथा अत्यधिक स्वतंत्रता देना था। उदारीकरण की आवश्यकता तो देखें तो 1991 का भुगतान देखने को मिला। संकट बहुत ज़्यादा हो गया था, देश जो है अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं संकट की स्थिति में पहुंच गई थी, आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जो आत्मनिर्भर जो भारत था उस समय पर, अनाज के मामले में कृषि व्यवस्था बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी हुई थी, उद्योगों को धीमी गति से वृद्धि देखने को मिला, सरकारी घाटे में जो सरकारी व्यवस्थाएं थी वो घाटे में चलने लगी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं देश पीछे रह गया। तो इन्हीं सब कारणों से क्या किया, देश ने उदारीकरण को अपनाया। उदारीकरण की प्रमुख विशेषताएं देखें तो लाइसेंस राज प्रणाली जो थी उन्हें समाप्त की गई। लाइसेंस राज प्रणाली यानी ये एक तरीके का सिस्टम था कि जैसे मान लीजिए इंडिया है और अदर कंट्री है, तो अदर कंट्री के लोग अगर इंडिया में व्यापार करना चाहते हैं तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। किस लिए, कि हमें क्या है, इंडिया के लैंड में यानी भारतीय भूमि पर क्या है, व्यापार करना है। तो ये जो चीज़ थी ना, ये जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा कठिन था, तो इसीलिए इसे क्या है, समाप्त किया गया है उदारीकरण के तहत। आयात निर्यात नियमों में ढील हुई, विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन डिपॉजिट, ये जो चीज़ें थी, विदेशी निवेश जो था वो कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया, निजी क्षेत्रों को अधिक अवसर मिला, कर प्रणाली में सुधार हुए, औद्योगिक नियंत्रण में कमी आई। अब देखो उदारीकरण के लाभ क्या रहे, तो उदारीकरण का लाभ ये रहा कि आर्थिक विकास की गति बढ़ी, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, रोजगार के नए अवसर बने, तकनीकी विकास हुआ, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुए, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को लाभ मिला। उदारीकरण की चुनौतियां देखी तो छोटे उद्योगों पर दबाव बढ़ा, आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई, कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी, विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ा, कृषि क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे रह गया। अब देखते हैं आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर हम आर्थिक सुधार की बात करें तो देखते हैं आर्थिक सुधार वे नीतियां हैं जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को अधिक
कुशल, प्रतिस्पर्धी और विकासोन्मुख बनाया जाता है। यानी कि क्या थी आर्थिक सुधार क्या था, तो ये वो नीतियाँ थी, वो रूल थे, वो नियम कानून थे जिसके माध्यम से क्या थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी ना, जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी, तो उसको क्या है नॉर्मलाइज, यानी उसे अधिक कुशल बनाने का प्रतिस्पर्धा कि अन्य देशों के साथ क्या करें, प्रतिस्पर्धा करें और विकास की मार्ग को अपनाएं। तो ये नीतियाँ थी कि आर्थिक सुधार इसलिए करना ज़रूरी हो गया था ताकि जो देश है पिछड़ ना जाए, देश क्या करे, अन्य देशों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखें, क्योंकि अगर देश पिछड़ जाएगा तो ऐसे में विकास की प्रक्रिया जो है बहुत गति धीमी हो जाएगी, जो कि पहले से ही थी। 1991 की बात करें तो 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रमुख भाग देखें तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये प्रमुख भाग थे। निजीकरण क्या था, यानी प्राइवेटाइजेशन। तो इसके अर्थ की बात करें तो सरकारी उद्योगों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना या सरकारी स्वामित्व कम करना। उद्देश्य क्या था, तो सरकारी बोझ कम करना, उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित लाभ करना। लाभ की बात करें तो बेहतर प्रबंधन करना, यानी जो है गुड मैनेजमेंट करना, उत्पादन में वृद्धि करना, यानी जो प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना है, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है, नई तकनीकों का उपयोग करना है। हानियाँ क्या रही, तो हानियाँ ये देखने को मिली कि कर्मचारियों की छटनी होने लगी, यानी जो कर्मचारी हैं, जो कुशल है, जो अकुशल है, उनमें क्या है छाँटना शुरू होने लगा। लाभ पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, सामाजिक उत्तरदायित्व में कमी आई। वैश्वीकरण की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण अगर हम अर्थ देखें तो विश्व के देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीकी और सेवाओं का मुक्त आदान प्रदान देखने को मिला। विशेषताएं देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार हुआ, एमएनसी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थी उनका विस्तार होने लगा, आधुनिक तकनीकी का आगमन हुआ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी। आधुनिक तकनीकी मतलब कि जो मॉडर्न जो टूल हैं, जो मॉडर्न चीज़ें जो हैं, जो यंत्र हैं, जो धातु हैं, उपकरण हैं, या जो तकनीकें हैं, उन सब चीज़ों का उपयोग किया जाने लगा, देश में आगमन होने लगा। लाभ देखें तो निर्यात में वृद्धि हुई, रोजगार के अवसर बढ़े, नई तकनीकों और ज्ञान बढ़ा, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिला। हानि ये रही कि स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ा, विदेशी कंपनियों का प्रभाव देखने को मिला, सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिला, जहाँ पे भारतीय संस्कृति विदेशों में भी विद्यमान हुई, जैसे खान पान, रहन सहन, ये विदेशों में देखा जाने लगा, आज भी है ये। और विदेशी जो संस्कृतियाँ हैं वो भारत में देखा जाने लगा, खान पान ये सब चीज़ें देखने को मिला, जैसे कि हम देख सकते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडोनल्ड, चाइनीज़ फूड, ये सब जो फूड्स हैं ये कहीं ना कहीं संस्कृति है, तो इनका भी क्या है आगमन देखने को मिला। आर्थिक सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो जीडीपी वृद्धि दर में सुधार हुए, विदेशी निवेश बढ़ा, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास हुआ, आईटी सेक्टर बढ़े, सेवाओं क्षेत्र का विस्तार हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, निर्यात में वृद्धि हुई। नकारात्मक प्रभाव देखें तो ग्रामीण शहरी असमानता बढ़ी, कृषि संकट की समस्याएं देखने को मिली, बेरोजगारी के नए स्वरूप देखने को मिले, छोटे उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव देखने को मिला, क्षेत्रीय असमानता देखने को मिली। उदारीकरण और सुधारों की प्रमुख उपलब्धियां देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुई, डिजिटलीकरण हुआ, अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, स्टार्टअप और नई कंपनियां, उद्योग या उद्यमिता को बढ़ावा मिला, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हुए, आधार, यूपीआई और डिजिटलीकरण, डिजिटल भुगतान जैसी व्यवस्थाओं का विकास हुआ। चुनौतियां देखें तो यहाँ पे समावेशी विकास सुनिश्चित करना, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास, आय और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, ये सब चीज़ें देखने को मिला। निष्कर्ष देखें अगर हम तो हम देखते हैं कि 1991 के बाद लागू उदारीकरण और आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको व्यापक परिवर्तन किए, बहुत ज़्यादा गहराई रूप से परिवर्तन किया। इन सुधारों से आर्थिक विकास बढ़ा, विदेशी निवेश बढ़े, तकनीकी प्रगति हुई और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। हालांकि इनके साथ असमानता, बेरोजगारी और छोटे उद्योगों की चुनौतियां भी सामने आई। इसलिए आज आवश्यकता है कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सतत विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए। इस प्रकार से आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक जो लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म सिलेबस में वो कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। यहाँ पे परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में आपको समझाया है। आप 8th सेमेस्टर में हैं, आप रिसर्च करके पढ़िए।
जिसमें आपको 1991 का आर्थिक संकट पढ़ना चाहिए कि आर्थिक संकट क्या था। अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो 1991 में क्या था, तो आर्थिक संकट ये था कि देश में क्या है, अनाज जो थी उपलब्ध नहीं थी। ये एक मोटे तौर पर था। जो खेती की व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, है ना। कहीं ना कहीं देश जो है खाद्यान्न संकट से गुज़र रहा था। तो ऐसे में देश क्या कर रहा था, भारतीय देश अमेरिका से, यूएसए से क्या कर रहा था, अनाज खरीद रहा था। जिसमें क्या है, जो यूएसए था वो क्या है, देश को अनाज बेचता तो, लेकिन वो अच्छी किस्म के नहीं होते। वो गेहूँ बेचता था देश को, भारतीय देश को, लेकिन वो गेहूँ में क्या होते थे, ख़राब होते थे। लेकिन इस कदर भारत मजबूर हो गया था अपनी आर्थिक संकट की वजह से कि वो ख़राब गेहूँ भी खरीदने को तैयार था, है ना। तो कहीं ना कहीं देश को क्या है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों पर क्या है, निर्भर होना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें पॉइंट्स आपको पढ़नी चाहिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति क्या थी, आपको ये भी देखना चाहिए। एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या था, और इसने भारतीय देश पर और वैश्विक स्तर पर इंडिया पर, और इंडिया के साथ साथ अदर जो कंट्रीज़ थे जो वर्ल्ड लेवल पर क्या थे, काम कर रहे थे, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा। उदारीकरण का अर्थ आप समझिए, उद्देश्य क्या था, लाभ और हानियाँ क्या रही इनकी। उदारीकरण का जो स्वरूप देखा गया वो भारत में कैसा था, आज़ाद भारत में, और आज़ाद भारत से कैसा था ये व्यवस्था। निजीकरण का अर्थ पढ़िए आप, उद्देश्य, लाभ, हानियाँ, इनको पढ़िए। वैश्वीकरण का अर्थ, उद्देश्य, लाभ, हानियाँ, इसे पढ़िए। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक सुधारों यानी जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए थे उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पढ़िए। समावेशी एवं सतत विकास की आवश्यकता। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंस पॉइंट इसलिए है क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप ये पॉइंट्स बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका फर्स्ट यूनिट डेवलपमेंट प्रोसेसेस इंडिपेंडेंस का पार्ट 2 यानी कि जो सब टॉपिक था आपके सिलेबस में, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें टोटल 3 टॉपिक है, स्टेट एंड प्लानिंग, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आपका थर्ड टॉपिक बचता है रिसेंट ट्रेंड इन मॉनेटरी, फिस्कल एंड टैक्सेशन पॉलिसी इंक्लूडिंग द गुड्स एंड टैक्स सर्विस टैक्स, जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो धन्यवाद।